गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी क्लास के अंदर। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आया हूं मैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचनाएं इनमें से भेड़िया के दंग, संत सिपाही, शंख और शहनाई किस कवि की है? ए ऑप्शन है अनूप चंद आफ्ताब, बी है खुशी राम शर्मा, सी है उदय भानु हंस और डी है भाई परमानंद। आंसर इज उदय भानु हंस। उदय भानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। इन्हें रुबई सम्राट भी कहा जाता है। इनकी और रचनाओं की बात करता हूं मैं तो हरियाणा गौरव गाथा भी इनकी है, देशा में देश हरियाणा भी इनकी है, हंस मुक्तावली भी इन्हीं की है, संत सिपाही मैंने बता दिया आपको, भेड़ियन के दंग, शंख और सेनाई ये सब कुछ उदय भानु हंस की है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव भगत जो है वो एक सांग है, वो किसका सांग है? ऑप्शन ए है धनपत का, बी है राम किशन व्यास का, सी है बंसीलाल का, डी है बाजे भगत का। आंसर इज सी, बंसीलाल का है ये ध्रुव भगत है। बंसीलाल के एक दो सांग और बता देता हूं आपको। एक राजा नल याद कर लेना, राजा नल। एक गोगा व राजा गोपीचंद, गोगा व राजा गोपीचंद ये भी ध्रुव भगत के सांग हैं। हरियाणा के अंदर सांग की शुरुआत की थी किशन लाल भट्ट ने, जो मेरठ से बिलोंग करते थे, और हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि जिसने दिलाई थी उसका नाम था दीपचंद बहमन। बहमन। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा के प्रथम व अंतिम उर्दू भाषा के राज्य कवि किसे घोषित किया गया? ए ऑप्शन है खुशीराम शर्मा, बी है अनूप चंद आफ्ताब, सी है उदय भानुहंस, डी है भाई परमानंद। आंसर इज अनूप चंद आफ्ताब। 1897 में इनका जन्म होता है, पानीपत से ये बिलोंग करते हैं। इनकी रचनाओं की मैं बात करता हूं तो याद कर लेना, जख्म ए वतन, दूसरी है जोश ए वतन, तीसरी है जज्बात ए आफ्ताब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। झाड़ू फिरी हरियाणा भाषा में लिखी गया पहला उपन्यास है, वो किसका है? ओ सॉरी शक्तिमान, इन्होंने पूछा क्या है ये, तो सीधी सी बात है ये उपन्यास है। बी इज द राइट आंसर। हरियाणा का पहला उपन्यास था झाड़ू फिरी। हरियाणा का पहला उपन्यासकार जो था वो था राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री जो फतेहाबाद में टोहाना से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार पूछा जाए तो उसका नाम याद रखना, मोहन चोपड़ा। और राजा राम शास्त्री की कुछ की मतलब रचनाएं और याद कर लेना, एक ईख की खेती और एक मन के भेद, ये भी इन्हीं की है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, अपना कदम धीरे धीरे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ाते रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें खालिस्तान क्या किया जाता है? ए ऑप्शन, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, ना बाबा ना। दूसरी बात, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ना बाबा ना। सी ऑप्शन, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता। बिल्कुल राइट ऑप्शन इज द आंसर नंबर सी। सी आंसर है इसका। जो आपका पास्चुराइजेशन है, पहला पॉइंट तो याद रखना, पास्चुराइजेशन के खोजकर्ता थे लुई पाश्चर। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना, इसके लिए दो तीन मेथड होते हैं। एक मेथड होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, अर्थात लो टेम्परेचर में लगभग 63 डिग्री सेल्सियस पे दूध को आप लोग 30 मिनट तक गर्म कर सकते हैं। ठीक है, और फारेनहाइट में पूछेगा तो लगभग 145 डिग्री फारेनहाइट बताएंगे। दूसरा मेथड है लगभग 72 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर दूध को 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करना और तुरंत उनको ठंडा कर लेना, और ठंडा करके उसको फ्रीज में रख लेना, और ठंडा भी लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर उसको स्टोर कर लेना, फ्रीज में लंबे समय तक रखना ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। सेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि दूध जल्दी खट्टा नहीं होगा और कई दिनों तक ताजा रहेगा आपका मिल्क, इसी को कहते हैं पास्चुराइजेशन। और ये जो आपका विट्टा की थैलियों के अंदर दूध होता है, ये पास्चुरीकृत दूध होता है। इसको पास्चुरीकृत इसलिए किया जाता है ताकि कच्चे दूध के अंदर से हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। ओके, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। गुजरी महल हरियाणा में किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है हांसी, बी है नारनौल, सी है हिसार और डी आंसर है रेवाड़ी। हांसी के अंदर नहीं, हिसार के अंदर पड़ता है गुजरी महल।
गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने हिसार ए फिरोजा किले में ये जो गुजरी महल है ये बनवाया था। और हिसार ए फिरोजा के अंदर 4 गेट आपको देखने को मिलेंगे, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट। और इसी महल में लाट की मस्जिद भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, आंसर दोगे फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा मात्र 5,000 रुपए का। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। खालिस्तान ने नारनौल में, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। ए ऑप्शन बीरबल, बी ऑप्शन राय मुकुंदास, सी है राय माधवदास, डी है कोई नहीं। आंसर इज राय मुकुंददास। बिल्कुल सही आंसर इज बी इज द राइट आंसर। इसको बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है, इसको राय मुकुंददास का छत्ता भी कहा जाता है। और ये आपके नारनौल के अंदर है, नारनौल के अंदर। लेकिन बूढ़ियों का रंग महल अगर पूछ लिया जाए तो यमुनानगर बताओगे, शीश महल पूछ लिया जाए तो फर्रुखनगर बताओगे, जल महल पूछ लिया जाए नारनौल में बताओगे, जल तरंग पूछ लिया जाए तो लोहारू में बताओगे, किशोरी कुछ ऐसा, किशोरी महल पूछ लिया जाए या बारागंबा छतरी पूछ लिया जाए तो पलवल के होडल में बताओगे, नर नारायण गुफा पूछ ली जाए तो यमुनानगर में बताओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, मात्र 17 रुपए का एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? ए ऑप्शन इज उत्तर पूर्वी भाग, बी ऑप्शन इज उत्तर पश्चिमी भाग, सी ऑप्शन इज दक्षिण पूर्वी भाग, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। इसमें से आप बताओ सबसे कम बारिश होती है आपका सिरसा की साइड में होती है सबसे कम बारिश। जिलों में अगर पूछी जाए तो सिरसा फिर रेवाड़ी में बताओगे, ठीक है। और वैसे एरिया वाइज पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम एरिया बताएंगे आप लोग, दक्षिण पश्चिम। आंसर इज डी इज द राइट आंसर। सबसे कम बारिश होती है यहाँ पे। और सिरसा में आपको अनकाई दलदल देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आपसे सबसे ज्यादा बारिश पूछी जाए तो वो बताओगे उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। और जिलों में बत पूछे तो अंबाला के अंदर बताओगे सबसे ज्यादा बारिश। और हरियाणा के अंदर औसतन बारिश कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर बताओगे आप लोग, ठीक है। और किस महीने के अंदर ज्यादा बारिश होती है तो मई और जून, मई जून के महीने में बताओगे। मतलब इस टाइम पे लगभग 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और इसी टाइम पे मतलब ये लगा लो जून के आखिरी में आपके यहाँ पे मानसून आ जाता है, ठीक है। और अप्रैल मई में, अप्रैल और मई के महीने में हरियाणा में लू चलती है, ये भी बता दोगे आप। और सबसे कम बारिश लगभग 35 सेंटीमीटर बारिश होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। राइट आंसर इज 2 प्रकार की, बी, बी अर्थात 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो आपका पश्चिमी भाग होता है उसमें तो आपको उपोषण, कैसी बच्चों? उपोषण सटेपी जलवायु मिलेगी, उपोषण सटेपी जलवायु पश्चिमी भाग में। और जो पूर्वी भाग है उसमें आपको मिलेगी आर्द्र उपोषण जलवायु, आर्द्र उपोषण जलवायु, ठीक है। अगर आपसे वैसे पूछ लिया जाए कि जो हिमाचल जो है ना उससे सटे जो जितने भी राज्य हैं आपके अपने हरियाणा के अंदर, उनमें एक प्रकार से उपोषण आर्द्र जलवायु मिलेगी, ठीक है। और राजस्थान के टच वाले जो जिले हैं वहां पे आपको शुष्क जलवायु मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। वामन द्वादशी का मेला कहाँ है? अरे बता दो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वामन द्वादशी के मेले 2 जगह पे बढ़ते हैं, एक ए ऑप्शन करनाल, बी अंबाला, सी कुरुक्षेत्र, डी जींद। तो एक तो इसका आंसर तो रहेगा अंबाला में, लेकिन कैथल के अंदर भी बढ़ता है वामन द्वादशी का मेला। इस पॉइंट को मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है। शारदा देवी का मेला, ये भी फॉर्मूले में बता चुका हूं मैं आप लोगों को। फार्मूला क्या बताया था मैंने? शारदा ने दुर्गाष्टमी के दिन शिव को 14 आम खिलाए। तो शारदा से शारदा देवी का मेला, दुर्गा से दुर्गाष्टमी का मेला, और 14 से शिव चौदस का मेला, ठीक है। एक तीज का मेला भी अंबाला में बढ़ता है, लेकिन बुढ़ी तीज का मेला गुरुग्राम में बढ़ता है, और तीजों का मेला सिरसा में बढ़ता है। तो शारदा देवी का मेला का आंसर हो गया डी, अंबाला। अगला क्वेश्चन, गोगा पीर का मेला कहाँ लगता है? ए ऑप्शन हिसार, बी सिरसा,
सी करनाल, डी पंचकुला। आंसर करनाल कर लेना इसका, गोगा पीर का मेला भी करनाल में। अगला क्वेश्चन तो मैंने कई बार बताया, बाबा सिमरन दास का मेला करनाल के अंदर, कई बार बता चुका हूं मैं। ए इज द राइट आंसर, करनाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद छड़ियों का मेला भी आपको पता है, करनाल के अंदर। काली माई का मेला, देखो दो बताए थे मैंने, एक तो काली देवी का बताया था, काली देवी का तो अस्सी हिसार में, ठीक है, लेकिन काली माई का पंचकुला के पिंजोर में बढ़ता है। आंसर इज डी, पंचकुला के अंदर बढ़ता है ये, डी आंसर रहेगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सह से सतकुंभा का मेला, सह से ही सिरसा, नहीं सोनीपत। ए ऑप्शन जींद, बी ऑप्शन सोनीपत, सी गुरुग्राम, डी रेवाड़ी। आंसर इज बी, सोनीपत के अंदर पड़ता सतकुंभा का मेला। कलंदर का मजार, कलंदर आपको पता ही है, मैंने आपको बता चुका हूं कई बार कलंदर। ए ऑप्शन पानीपत के आंसर आएगा इसका, पानीपत के अंदर बढ़ती कलंदर की मजार का मेला। पेवा का मेला, पेहवा, इसका तो सीधा ही ऑप्शन दे रखा इन्होंने, आंसर इज डी पेहवा, पंचकुला के अंदर बढ़ता। आमों का मेला भी पंचकुला में बढ़ता है, आमों का मेला 1992 से भर रहा है, जून जुलाई के महीने में भरता है, पिंजोर के अंदर भरता है आमों का मेला, याद रखना इस चीज को आप लोग। महावीर जयंती उत्सव कहाँ होता है? ए ऑप्शन लाडवा, बी थानेसर, डी महम और सी महम और डी आपका पेहवा। तो आपको बताना है महावीर जयंती उत्सव, महावीर जयंती। तो महावीर जयंती उत्सव इस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो महावीर उत्सव जयंती आप कहाँ पे बताओगे? लाड लड़ा लो, वहां पे जाके लाड, तो लाडवा में आएगा इसका आंसर, महावीर के लाड लड़ाते हम, लाडवा। अगला है बैसाखी का मेला कहां पर लगता है? चल बैसाखी का मेला, ए ऑप्शन है जींद, बी पानीपत, सी कुरुक्षेत्र, डी करनाल। आंसर इज सी, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। अगला जीके का क्वेश्चन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बोला इन्होंने, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है, देखते हैं, ए ऑप्शन क्या कहता है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात हो रही है इसके अंदर। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? न्यायपालिका व कार्यपालिका का अलगाव होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद बी ऑप्शन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगा राज्य, बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 46 में है ये भी बात, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की यहां तक। उसके बाद सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 बी, ना 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 बाबा, ये 43 बी में आएगा, ए कर रखा इसने। 43 ए में तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना होता है, उद्योग में काम करने के लिए भाग लेना होता है 43 ए में, और 43 बी में होती है सहकारी समितियां, ठीक है। उसके बाद डी, सी आंसर आ गया, वैसे डी को भी याद कर लो। ग्राम पंचायतों का गठन किस में? अनुच्छेद 40 में। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आर्टिकल 36 से लेके 51 में बताया गया है, ठीक है। और भाग इसका मेरे ख्याल से 4 है, आप लोग एक बार चेक कर लेना 4 ही है क्या, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? फिर आपको मिलान करना है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही मिलान करना है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, याद कर लेना आप लोग, बिल्कुल राइट है, ए का डी। उसके बाद आचार संहिता, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में, याद कर लेना आप लोग। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में, याद कर लेना आप लोग। न्यायपालिका व कार्यपालिका का अलगाव अनुच्छेद 50 में, याद कर लेना। और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में, याद कर लेना, ठीक है। लगभग नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों क्वेश्चन के अंदर करा दिए मैंने। इसमें एक दो इंपोर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, एक तो आर्टिकल 19 ए आता कई बार, आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। और एक 39 ग, ये वाला ग, ये पूछता है कई बार। इसके अंदर है पुरुष व स्त्री को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, ये बात बोलता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, ये तो भाई साहब इंडियन को भी है और विदेशियों को, दोनों को प्राप्त है ये,
तो इसने क्या कहा है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं। हाँ सही बात है। तो अनुच्छेद 14 तो दोनों को है, विदेशियों को भी है और विदेशियों को भी और भारतीयों को भी है। ठीक है। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा भाई साहब आपका, ये आना चाहिए बिल्कुल, 2, 3 और 4, ये सभी को उपलब्ध नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो तो कानूनी अधिकार है, ये इंडियन को प्राप्त है चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार और वोट डालने का अधिकार एक कानूनी अधिकार, विधि का अधिकार केवल इंडियन को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता केवल इंडियन को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। समझ गए। उसके बाद भेदभाव के विरुद्ध अधिकार केवल इंडियन को प्राप्त है, इसमें विदेशियों को प्राप्त नहीं है ये। लेकिन विधि के समक्ष समानता जो है वो इंडियन को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी, इसलिए 2, 3, 4 आंसर हो गया इसका। ठीक है। वैसे मैं आपको सारा बता ही देता हूं कौन से किसको प्राप्त है। एक तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कै के बाद आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, 23 के बाद आपका आएगा 24 और फिर 25, 26, 27, 28। ये तो भारतीयों को भी और विदेशियों को भी प्राप्त है, मैं बता भी देता हूं। आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, 20 में है जो है वो 3 कंडीशन होती है कि भी किसी भी व्यक्ति को ना एक अपराध के लिए 1 बार सजा का प्रावधान होता है, जिस समय जो अपराध किया गया उसके तहत उसको सजा मिलेगी, खुद के खिलाफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ये 20 में है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 24 में और 23 में है मानव बलात्सर्म पर प्रतिषेध, मानव पर काम करवा लिया जाए और उसको पगार ना दी जाए। 24 में है बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी कंपनी और कारखाने में काम नहीं करवाया जाएगा। और 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएंगे आपके। तो ये तो मौलिक अधिकार इंडियन को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन केवल भारतीयों को आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये इंपॉर्टेंट है, ये केवल इंडियन को प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग इनके ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 19 में क्या है, इसमें ये है ABCDEFG, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, सभा एकत्रित करने की स्वतंत्रता, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के हित के लिए वो अपनी भाषा का, लिपि का, संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। और 30 में क्या है, 30 में है वो जो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षा और संस्थानों की स्थापना कर सकता है। ठीक है। कंप्लीट बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिलान करना आपको, और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ओगोड्री ब्रिज ने, म्यूटेशन का सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो इसका तो ए का तो आ जाएगा 4, ए का 4 किस में है, बी में है और सी में है। पहला तो डी ना काट दो, ए ना काट दो। ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ओगोड्री ब्रिज ने। उसके बाद आ जाओ भाई साहब दूसरा, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इसका यो कर देना, बी का 3 कर देना, बी का 3 इसमें है भाई, बी का 3 इसमें भी है। उसके बाद एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो थी वो बीडल और टैटम ने की थी, बीडल और टैटम ने। ठीक है। तो सी हो गया ए, तो बी आंसर आ गया इसका भाई। ठीक है। और ओपो रोहन का अवधारणा दी थी वो बचा हुआ जैकब और मोनोड ने। मैं बताता हूं, देखो उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, पहले तो ये बताता हूं मैं। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लेना, जीवों के डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो आपा है वही मच्छर न मारने खातर है लंबे समय के लिए मोर्टिन का यूज कर रहे हैं। हाँ, मोर्टिन मान लो कीटनाशक है और उस कीटनाशक से मच्छर मर गया है,
ठीक है, लंबे समय तक कर रहे हैं आप, मर जाते हैं। लेकिन उन करोड़ों मच्छरों में से कोई एक ऐसा मच्छर आ गया जिसने एकदम में क्या कर लिया, अपने डीएनए में परिवर्तन कर लिया, समझ गए? तो वो जो कीटनाशक है वो उसके ऊपर काम को नहीं करेगा, ठीक है? तो वो जहर उसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये वो क्या करेगा, बालक देगा, बच्चे देगा, अंडे देगा। अब वो जितने भी अंडे देगा ना उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जो इसने एकदम में परिवर्तन किया है ना, इसी को कहते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन का। जो इस टाइम पे को नहीं होता, बार बार में म्यूटेट करा था यो कोरोना, वही बात है ये। दूसरा है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत बोले तो मेरा सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने, समझ गए? इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीव जंतु एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल ढलते हुए बदलते गए। जो पर्यावरण के अनुकूल ढल गया वो जी जी गया, और जो पर्यावरण के अनुसार नहीं ढला वो मर गया। जिस तरीके से आज के टाइम पे कुछ जनजातियां विलुप्त हो गई जीव जंतुओं की, वो इसी वजह से क्योंकि वो पर्यावरण को सहन नहीं कर पाई। जिस तरीके से एक एग्जांपल सुनो, मान लो पहला ये जो जिराफ होया करा था ना, कई जिराफा की जो गर्दन थी वो छोटी होया करी थी, तो वो निचले घास खा लिया करते धरती वाली, और कई जिराफा की जो गर्दन थी वो लंबी थी, इस मारी वो पेड़ पौधों के ऊपर जो पत्ते वगैरह था वे उनको खा लेते थे। लेकिन समय के साथ है ना, वो घास धरती वाली खत्म होगी। ये धरती वाली खत्म होगी तो जो पर्यावरण का इफेक्ट पड़ा ना, उसका कारण धरती की घास खत्म होगी, लंबी उनकी नाड़ थी को नहीं, वो पत्तियों को खा नहीं सकते थे, इसलिए वो पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण फिर वो मर गए, लेकिन वो लंबी नाड़ वाले वो जी गए। यही होता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता, आर्कियोपैट्रिक किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? कई बार बता चुका हूं मैं, आर्कियोपैट्रिक पहले क्या था, सरीसृप, उसके बाद उसने उड़ना सीख लिया तो वो क्या बन गया था, पक्षी। तो इसका आंसर आ जाएगा आर्कियोपैट्रिक सरीसृप व पक्षी के बीच में योजक कड़ी है, ठीक है? बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? आंसर आएगा ए, बढ़ता है। देखो एक बात बताओ, तुम मान लो पानी से तारत हो रहा है, दिस इज योर पानी, ठीक है? शुद्ध पानी हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब शुद्ध पानी है, तो ये पानी के पार्टिकल गर्म हो गए, गर्म होके हल्का होके ऊपर उठेगे तो भाप बन जाएगा यो। और बोलिंग का मतलब वो है कि है भाप का बनना, यो है एक प्रकार का उबलना, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब इस पानी के अणु को ऊपर मना शुद्धि मिला दी, तो ये पानी के पार्टिकल भर गए अशुद्धि के कारण, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब ईब इसने बॉयल करने खातर, इसने भाप बदलन खातर अपन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब वो क्वथनांक पॉइंट जो पहला 100 पे वो पानी गर्म होता ना, ईब अशुद्धि के कारण यो 110 120 पे गर्म होगा, मतलब इसका क्वथनांक पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। ए आंसर आ गया, ठीक है? जैसे आप अगर नमक पानी में है ना नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, याद रखना। लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखना बच्चों, एक और होता है आपके पास, उसको आप बोलते हैं ये, जिसको आप कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। अगर पानी के अंदर मिथाइल एल्कोहल मिला दिया जाए ना तो उसका क्वथनांक पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल एल्कोहल तो पहला ही वाष्प बन जाएगा, अगर पानी से भी पहला, मतलब 64.7 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाता मिथाइल एल्कोहल, और पानी बना है 100 पे, इसलिए पहले ही क्या कर देगा, मतलब उसके क्वथनांक पॉइंट को कम हो जाएगा उसका, ठीक है? आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना, थैंक यू।